अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मजे में हैं? जिंदगी में मजा या मिल रही है गुनाहों की? चले सर, आज आ रहे हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? यस और नो? ओके, चले सर, आ जाएं। आज का जो टॉपिक है ये हमारा तीसरा टॉपिक है, लेकिन इससे पहले बताओ कितने लोगों ने IAS 21 का असाइनमेंट कर लिया? असाइनमेंट तो फ्राइडे को डिस्कस। होमवर्क कितने लोगों ने किया? MCQs जो दिए थे? चले सर, आगे बढ़ने वाले हैं अब हम, और आगे बढ़ के हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी बताएं। IAS 38 प्रैक्टिकल, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? सर, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस तकरीबन हर कंपनी में, देखो कुछ IAS ऐसे हैं जो हर कंपनी के अंदर होते हैं, जिनके अंदर IAS 38 भी है। हर कंपनी के पास एक आध इंटेंजिबल होता है, यूजुअली जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। आज मैं आप लोगों को एक और छोटा सा भी यहाँ पर शुरू करूँ, क्योंकि आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। लाइट जाते ही लोगों के अंदर के जानवर बाहर आते हैं। सब आएगा, रुके जरा। ना सब नजर आएगा, रुके जरा। अभी लाइट आ जाएगी, जनरेटर अभी ऑन हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी जुड़े रहें। ये कुछ बच्चे अभी गए नमाज के लिए, वो दुआएं मांगते हुए गए, कुछ ऐसा हो जाए क्लास लेट हो। जी, कोई कुछ कह रहा था? चले सर, क्योंकि इस टॉपिक की मुनासिबत से कोई चीज है, इसीलिए मैंने यूं लिख दी। बहुत सारे हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर भी वो एक गलती करते हैं। यार यासीन भाई से हैंड आउट का पूछ ले, जल्दी बोल क्या हुआ। ERP और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इनके अंदर फर्क होता है। देखें, कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ऊपर अभी भी आप YouTube से इधर उधर से सीख भाग के काम शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे मशहूर है क्विक बुक्स है, जिसके ऊपर आप अभी भी जाएं, उसके पूरे कोर्सेज फ्री के पढ़े हुए हैं, ये वो। और US के अंदर क्विक बुक्स बहुत चलता है, क्योंकि वो है US बेस्ड। उसके अगेंस्ट एक और सॉफ्टवेयर है जीरो, XERO। ये जीरो UK सेंट्रिक है, न्यूजीलैंड का बना हुआ सॉफ्टवेयर है, सही है, UK सेंट्रिक है, वहां पर चलता है। अब सर देखें, एक होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरी चीज क्या होती है, ERP। सर, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें सिर्फ डेबिट, क्रेडिट, P&L, बैलेंस शीट, ये सब चीजें होती हैं। ERP क्या होता है सर? ERP जो होता है, इसके अंदर एक पूरी कंपनी की अकाउंटिंग होती है, मतलब इसके अंदर डेबिट, हर डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन के अंदर भी ERP लिखा हुआ है, जो प्रोडक्शन के ऊपर बता रहा है कि यार ये मार्कर जो है ये भी कितने % कंप्लीट है, ये मार्कर है, इसमें क्या क्या चीजें पड़ेंगी, सही है, तो ये कितने % कंप्लीट होगा। ERP क्या होता है कि आपने कंपनी के वेयर हाउस से माल एंट्री आ रही है, इन्वेंट्री आ रही है, सप्लायर ने दी है, आपने सिर्फ बार कोड से स्कैन किया है और सर एंट्री पड़ गई से बुक्स के अंदर। क्या एंट्री पड़ी?
इन्वेंट्री डेबिट पेबल। ईआरपी होता है जिसमें आपने सिस्टम के थ्रू चेक बनाया, ऑटोमेटिकली एंट्री बन गई, पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। तो सर ईआरपी हर डिपार्टमेंट को उसका एचआर का अलग है, उसमें एम्प्लॉयज की डिटेल आ रही है, सब कुछ आ रही है। जबकि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिससे क्या होता है, डेबिट क्रेडिट। तो यूजुअली ईआरपी प्रॉपर कंपनीज, बड़ी कंपनीज के अंदर इंस्टॉल होता है। छोटी कंपनीज किस पे काम करती हैं, अकाउंटिंग। इंटरव्यूज में सवाल हो जाता है कि बताओ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और ईआरपी में क्या फर्क है। तो ईआरपी में हर डिपार्टमेंट को कवर किया जाता है, उसके अंदर बेसिक एंट्रीज नहीं पड़ती। यहां पर बेसिक एंट्रीज भी पास करनी पड़ती है, यहां पर बेसिक एंट्रीज पास करनी। क्या क्लियर है हम? चले सर, अब हम आते हैं IAS 38 वजूद में क्यों आया। सबसे पहले IAS 16 आया, उसके बाद IAS 38 वजूद में आया। सर IAS 38 वजूद में इसीलिए आया कि कंपनीज ने टेक्नोलॉजी आई, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किए, ये सब काम करना शुरू किए। तो हमने कहा IAS 38 का क्या हो गया, वजूद हो गया। लोगों ने कहा हमें बताओ इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करें। तो स्टैंडर्ड ने कहा हम स्कोप पे आता हूं, स्कोप पे थोड़ी देर से आऊंगा। अब तक आपने बचपन में इंटेंजिबल के बारे में क्या सुना हुआ है, इनके अंदर क्या खुसूसियात होती हैं। ऑनलाइन वालों आप भी मेरे साथ ही हैं। जिसको टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, जिसको आप टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। कॉमन इंटेंजिबल्स मुझे बताएं आपके दिमाग में जो अब तक आपने पढ़े हुए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सॉफ्टवेयर, सर सॉफ्टवेयर को तो मैं देख सकता हूं, नहीं उसके आउटकम को देख सकते हो, पीछे जो कोडिंग शोडिंग है उसको, चीजों को नहीं देख सकते। और गुडविल, सही है, ये क्या इसके ऊपर भी पढ़ेंगे। और पेटेंट्स, ये क्या होते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है सर? पेटेंट्स होता है मैंने कोई फॉर्मूला बनाया, सही है, मैंने कोई फॉर्मूला, जैसे एक लाइन में कहता हूं एग्जामिनर घर पे आके मारेगा, इसका अगर मैं पेटेंट करा दूं तो अब इस लाइन को मैं ही यूज कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई और यूज नहीं। और अगर कोई और यूज करेगा तो उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, कोरोना की मैंने वैक्सीन बनाई, मैंने इसको पेटेंट करा दिया। अब इस फॉर्मूले से दुनिया भर में, क्योंकि अब देखो वो तो कहती है उनका पर्पस समझो, हमारा पर्पस क्या है, रिसर्च की, डेवलपमेंट की। हमने एक पूरा फॉर्मूला बनाया, अगले ने चाइना वाली हरकत की तो सेम दवाई बना ली तो हकीम साहब ने, बोलते हैं उसके लिए हम पेटेंट कराते हैं लीगली। कॉपीराइट क्या होते हैं, कॉपीराइट से होते हैं कि आप किसी भी तरीके से इसको कॉपी नहीं कर दे सकते। यूट्यूब वगैरह पे होती है ना कॉपीराइट स्ट्राइक, क्या आपने मेरी वीडियो का हिस्सा लगा के डाल दिया, ये जो तुम लोग किताबें पकड़ी और किताबें पकड़ के तुमने फोटोकॉपी कर ली राइस की इधर उधर की, कॉपीराइट गुनाह आए। सर आगे बढ़ता हूं, अगली चीज बताएं। और ट्रेडमार्क, सर ये ट्रेडमार्क क्या होता है, लोगो एक्सेट्रा है ना। अच्छा, और लाइसेंस। अच्छा मैं अब आपको एक और मॉडल बताता हूं, ये सब चीजें इंशाल्लाह दूंगा, आपकी बेस बनाना जरूरी है। सर लाइसेंस क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, आप सुनिएगा। सर दुनिया में कहते हैं सबसे अच्छा जो बिजनेस मॉडल है ना वो सब्सक्रिप्शन वाला है। कौन सा है, सब्सक्रिप्शन। वकार जगह को जानते हैं, कितने क्रिप्टो के अपने ग्रुप के कितने पैसे लेता है जी बच्चों। चले सर, लाइसेंस पे हम थे, आप लोगों को पता चल गया लाइसेंस में था सब्सक्रिप्शन मॉडल। वकार जगह का गेम समझ में आ गया। सर इसी तरीके से सॉफ्टवेयर हाउस भी यही करते हैं। इस वक्त सबसे मशहूर ERP जो चल रहा है वो है
सैप। अच्छा, एक और चीज जो हमारा बच्चा बहुत बेवकूफी करता है, यहां भी यार मैं तुम लोगों को साथ साथ में बता दूं कि सर ये जो सैप है ना, बच्चे को भी लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये कोर्स कर ले, वो कोर्स कर ले, बहुत डिमांड है। देखो, कोर्स हमेशा जिंदगी में वो करना जिसको तुम प्रैक्टिस में ले आओ। तुम अभी सैप का कोर्स करके बैठ जाओगे, तुम्हारी प्रैक्टिस में नहीं होगा, तुम भूल जाओगे मसाइल हैं। तो अभी कोई भी कोर्स, हाँ, सैप कब करो? जब तुम क्वालिफाई हो जाओ, उसके बाद जिस कंपनी में जाओ वहां पर सैप हो, तुम सैप का एक कोर्स कर लो, तुम्हारी वर्थ डबल हो जाएगी। क्वालिफिकेशन आर्टिकलशिप के बाद जिस कंपनी में हो वहां पर सैप हो। तो खैर, अब सर ये जो लाइसेंस यही होते हैं, सॉफ्टवेयर जितने भी मिलते हैं ना, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मशहूर सॉफ्टवेयर, वो आपको 1 साल का लाइसेंस देते हैं पर यूजर। वो कहते हैं भैया सैप चाहिए, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं? आपने कहा 25 लोग यूज करेंगे। बोला पर यूजर हमें सैप के आप साल के $150 दे दें। तो वो इस तरीके से कमाते हैं। वो आपको सॉफ्टवेयर की एक वन टाइम कॉस्ट लेते हैं, फिर कहते हैं पर यूजर लाइसेंस। एक और भी होता है, वैसे तो बहुत सारे, एक और भी है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज ऐसा ही है सर? फ्रेंचाइज क्या होता है? मैंने किसी को फ्रेंचाइज बेच दी, मैंने कहा भैया ये मेरी फ्रेंचाइज, तुम जो है ना मेरा नाम ये यूज करो और मुझे साल की एक तो फिक्स अमाउंट दोगे और इसके अलावा और क्या दोगे? पर सेल मुझे इतने का कमीशन, इतने का कमीशन दोगे, ऐसा ही है सर? तो हमने कहा सर ये क्या हो गई? फ्रेंचाइज। ये कॉमन सॉफ्टवेयर देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, ऐसा ही। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, या आपने बताना है सर अकाउंट्स रिसीवेबल क्या ये इंटेंजिबल है? क्या इसको देख सकते हो? बशीर से पैसे लेने, बशीर को देख सकते हो, सही है? जो पैसे लेने का तुम्हारा हक है उसको नहीं सकते, बशीर को छू सकते हो। पैसे लेने का जो हक है उसको छू। तो सर क्या ये अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा इंटेंजिबल है? सवाल है, डेफिनेशन के हिसाब से इंटेंजिबल है, लेकिन स्टैंडर्ड ने इसको अपने स्कोप से निकाल दिया। इसी तरीके से जितने भी रिसीवेबल हैं ये डेफिनेशन के हिसाब से इंटेंजिबल हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ने इनको स्कोप से निकाल दिया। क्यों सर, ऐसा क्यों किया गया? सर हमने कहा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनके ऊपर अलग से स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, IFRS 9, जो हम करें। सर कुछ इसमें हैंडआउट्स कम पड़ेंगे, वो आ रहे हैं, तो आप लोग मिल बांट के अभी काम चलाएंगे। और ऑनलाइन वाले बच्चों आपके लिए तो स्क्रीन शेयरिंग करेंगे ही हम, पीछे बांटते हुए, लेकिन शेयरिंग से क्योंकि जिसको क्लास में मदद करते हुए देखा हैंडआउट की, उसके पेपर में फरिश्तों की, कभी कभी पेपर में नहीं करता, चेकिंग के टाइम पे करता है ना सर? सर एक बच्चे का सवाल है। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चों के मुझसे एक सवाल पूछते हैं जो मैं क्लास में एड्रेस करूंगा। वो मासूम लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या आर्टिकलशिप के अंदर हम कोई कोर्स वोर्स कर ले उसका फायदा होता है? आप यकीन माने किसी भी कोर्स का आपको आर्टिकलशिप में कोई भी फायदा, आप इंशाल्लाह जब आर्टिकलशिप में जाएंगे सीखेंगे। मैंने जिंदगी में कोई भी कोर्स नहीं किया, लेकिन एक्सेल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। क्यों? फर्म में, मुझे याद है फर्म में मेरा पहला क्लाइंट लगा था फर्ग्यूसन में, तो मेरे जो जॉब इंचार्ज थे उन्होंने सिस्टम में से माउस निकाल दिया, बोला शॉर्टकट यूज करने। बोला हम जिस फील्ड में वो तेज फील्ड है, काम जल्दी जल्दी करना होता है, तो ये माउस पकड़ के हम नहीं कर सकते, शॉर्टकट। तो मेरी वहां से आदत लगी और मैं यूजुअली माउस यूज ही अब नहीं करता। आप भी इंशाल्लाह कर लेंगे तो घबराने की बात नहीं है। जी शहीर बेटा आ जाए। हैंडआउट जिनको मिल गया सही है, जिनको नहीं मिला वो पड़ोसी से शेयर करें। सबकी नजरों के सामने एक हैंडआउट हो, थोड़ी देर में आ जाएंगे।
5 मिनट में, लेकिन आपको सवाब मिल जाएगा। तो सवाब हमें कमाना है, ऐसा ही है। किस किस की नजरों के सामने नहीं है? आगे वालों से गुजारिश है, एक एक दो दो हैंड आउट पीछे देते जाएं, अभी आ जाएंगे, हैंड आउट्स बहुत हैं, आपको फरिश्तों की मदद मिल जाएगी, पीछे देते जाएं। जिसको क्लास में हैंड आउट शेयर करते हुए देखा, उसको यकीनी पास होते हुए देखा। सर लाजमी हैंड आउट मिलेगा, टेंशन ना लें, आगे वाले पीछे दें। 10 मिनट में, 10 मिनट में फरिश्तों की मदद। चले सर ग्रुप में, अच्छा भेज देते हैं, अभी आ जाएगा, टेंशन ना ले, अभी आने वाला है। सर जिनको अभी हैंड आउट नहीं मिला, टेंशन ना लें, वो सुने, उनको सब समझ में आएगा। इसने कहा इसके अंदर हर तरह के इंटेंजिबल्स आते हैं, हमने कहा बेस्ट हो गया। इसने कहा कुछ नहीं आते। स्कोप एक्सक्लूजन्स कौन कौन से नहीं आते? फाइनेंशियल एंड इंटेंजिबल एसेट्स कवर्ड बाय अदर IFRS। पहले नंबर पे क्या लिखा है? IS2। सुनना, पाकिस्तान में एक बिजनेस इस वक्त बहुत ज्यादा बूम पर है, वो ये बूम ये है, हम पाकिस्तानी सस्ते लोग हैं, सस्ते इन सेंस काम सस्ते में कर देते हैं। दुनिया में जो एप्लीकेशन 2000 की बनती है, हम $200 में बना के देते हैं। सही है, 90% कम पे। तो अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस खूब खुले जा रहे हैं, इंटरनेशनल काम आ रहा है। सही है, फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क वगैरह के थ्रू। तो अब होता क्या है सर, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका काम ही क्या है? सॉफ्टवेयर बना बना के बेचना। उसको स्टैंडर्ड ने कहा तुम IS 38 अप्लाई, तुम्हारे ऊपर IS2 अप्लाई होगा, इन्वेंट्री। क्या अप्लाई होगा? इन्वेंट्री। तुम्हारे ऊपर IS 38 अप्लाई। तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है जो तुम बना के बेच रही हो, उसकी कॉस्ट तुम IS 38 के हिसाब से नहीं निकालोगे, किसके हिसाब से निकालोगे? IS2। तो पहला इसने कहा IS2 वाले को हटा दो, हमने कहा बढ़िया हो गया। फिर हमने कहा IS पढ़ेंगे, एक चीज होती है डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या होता है सर? डेफर्ड टैक्स एसेट। हमने कहा इसको भी निकाल दो। IS 17, IFRS 16, अब इसका नाम हो गया लीजेस। लीज रिसीवेबल। गाड़ी तुम्हें बैंक ने लीज पर दी, बैंक अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? रिसीवेबल। इसको भी स्कोप से निकाल दो। IS 19 FFR में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम साथ, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट्स देती है, उसी में एक बेनिफिट होता है ग्रेच्युटी, उसको निकाल दो। फिर इसने कहा IS 32 अकाउंट रिसीवेबल वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं इनको, लोन रिसीवेबल। IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। आए सर, अब आगे बढ़ते हैं। इंटेंजिबल की जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे ना, तो इसने कहा इंटेंजिबल की डेफिनेशन में 3 चीजें आएंगी। कितनी चीजें आएंगी? 3। इसने कहा भैया देखो, इंटेंजिबल के अंदर 3 बातें होती हैं। पहली चीज होती है आइडेंटिफाइएबल। आइडेंटिफाइएबल का मतलब क्या है? अभी पढ़ते हैं, रुके। नॉन मॉनेटरी तुम्हें पता है सर? नॉन मॉनेटरी क्या होता है? जो कैश के अलावा भी बेनिफिट दे सकता हो। तो नॉन मॉनेटरी कह के इसने IFRS 9 रिसीवेबल वगैरह इन सबको क्या कर दिया? निकाल दिया। शेयर्स जो होते हैं हमारे, उनको भी निकाल दिया। तीसरा क्या है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इसने कहा जिसके अंदर ये 3 बातें होंगी उसको हम क्या कहेंगे? इंटेंजिबल। नॉन मॉनेटरी आपको पता है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस आपको पता है। सर मुझे क्या नहीं पता? अभी बताते हैं आपको क्या नहीं पता। आपको जो चीज नहीं पता वो है
आइडेंटिफाइएबल, है ना सर? आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है, पढ़ते हैं डेफिनेशन वाले सेक्शन में। जिनके पास हैंडआउट नहीं वो सुनेंगे। आइडेंटिफाइबल इफ आइदर capable of being separated and sold। आइडेंटिफाइबल हैं अगर वो केपेबल हैं कि हम उनको सेपरेट कर सकें, सोल्ड, लाइसेंस, ट्रांसफर्ड, एक्सचेंज और रेंटेड सेपरेटली। अब सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को लगता है इस एसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर है? इस एसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। यस सर, सॉफ्टवेयर है तभी तो टेम्परेचर ये ऊपर नीचे हो रहा है। तुम्हारे मोबाइलों में एंड्रॉइड है ना? इसने कहा देखो इंटेंजिबल वो होगा, सिंपल अल्फाज में आइडेंटिफाइबल का मतलब ये है जिसको तुम हार्डवेयर से अलग करके बेच सको, हार्डवेयर से अलग करके बेच सको, लाइसेंस कर सको, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अब मुझे बताओ, तुम लोग एक दिन गए सदर की मोबाइल मार्केट में, तुमने कहा मेरा मोबाइल पुराना हो गया है। आपने मोबाइल वाले को कहा क्या है मेरा मोबाइल, पूछा क्या मसला है? आपने कहा यार इसकी मुझे लगता है टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। तो उसने कहा चलो सही मुझे मोबाइल दे दो। आपने कहा नहीं, ये इसका हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग है तो उसका एंड्रॉइड खरीद ले मुझसे। तो उसका मुझसे क्या खरीद ले? एंड्रॉइड निकाल के खरीद ले। दुकान वाला आपकी बहुत अच्छे से खातिर तवाज़ा करेगा। बोलेगा भाई कैसी बातें कर रहा है, एंड्रॉइड जो तुम्हारा है ऑपरेटिंग सिस्टम वो मोबाइल से अलग, तो क्या एंड्रॉइड आइडेंटिफाइबल है? एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर तो है लेकिन आइडेंटिफाइबल नहीं है। इस एसी से इसका सॉफ्टवेयर निकाल सकते हो, निकाल के बेच सकते हो किसी को, तो इसका सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइबल नहीं है। सर विंडोज है, मैंने विंडोज खरीदी। कितने लोगों ने कभी जिंदगी में लाइसेंस विंडोज खरीदी है? लेकिन ये कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं वाकई में इन्होंने लाइसेंस खरीदी है। सही है, वरना आप सबने जैसे कभी लैपटॉप तो यूज किया नहीं। अभी ये ऑनलाइन वालों तुम में से जिसको हैंड आउट नहीं मिला उनके लिए, अच्छा रुक जा एक मिनट रुक जा, किस को हैंड आउट नहीं मिला भाई? कहाँ गया ये, फिर भाग गया। किस को हैंड आउट नहीं मिला? जिसको हैंड आउट नहीं मिला वो इंशाल्लाह हैंड आउट लेता हुआ यासीन भाई को बोल के जो है ना 20 और बनाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बोले 20 और बनाए। अब इस काबिल कर देंगे सबके पास एक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। नहीं पहुंचेगा तो अभी भी। सर ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग जिस लैपटॉप से क्लास ले रहे हो उस लैपटॉप की विंडोज ओरिजिनल है? नहीं। 99% लोगों की ओरिजिनल मतलब लाइसेंस नहीं होगी। लेकिन मुझे बताओ अगर तुमने एक लाइसेंस विंडोज खरीदी और तुमने कहा यार मुझे अब ये नहीं चाहिए, तुम किसी और को बेच सकते हो? यस सर, लाइसेंस विंडोज आप बेच सकते हो। तो जो विंडोज है वो क्या हो गई? सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब क्या है, मैं उर्दू में कह रहा हूं फिर लिखवाऊंगा भी, क्योंकि अब तक वो टेस्ट, ये बात अब तक टेस्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये है ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से अलग होकर बिक नहीं सकता वो सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर का हिस्सा है। लिखो अपने पास, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से अलग होकर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से अलग होकर बिक नहीं सकता उसको हम सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे बल्कि हार्डवेयर का हिस्सा ही कहेंगे। क्लियर है सर? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से अलग होकर बिक नहीं सकता उसको हम सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे बल्कि हार्डवेयर का हिस्सा ही कहेंगे। इसीलिए कंपनीज जो एसी लेती हैं इसको एज आ एसी ही ट्रीट करती हैं। कंपनीज जो मोबाइल्स देती हैं उनका एज आ मोबाइल हार्डवेयर ही ट्रीट करती हैं, अलग नहीं करती। लेकिन कंपनीज जो जेन्युइन विंडोज लेती हैं उसको अलग से इंटेंजिबल करती हैं ट्रीट। सैप
अपने जो एम्प्लॉइज के सिस्टम में लैपटॉप्स में SAP इंस्टॉल किया हुआ होता है उसको अलग से ट्रीट करती हैं, उसको हार्डवेयर का हिस्सा नहीं मानती। क्या हम क्लियर है जी? नहीं सर, वो भले बेच रहा है, वो तो आपसे टोपी कर रहा है, कंपनी की तरफ से फ्री होता है। मतलब अगर आप देखें आजकल वो जमाना गया कि आप जाएं सदर में और बोलेंगे मुझे ये सॉफ्टवेयर वगैरह आप अपलोड कर दे, आजकल आपका मोबाइल खुद नोटिफिकेशन दे देता है ना। उनके इन्वेंट्री है, उनकी इन्वेंट्री है। गूगल की क्या है? इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री की सूरत में बेचते हैं। तो इसने कहा भैया आइडेंटिफाइबल क्या होता है? जिसको हम अलग करके बेच सकें। वो सॉफ्टवेयर, जितनी भी कंपनी के पास बड़े बड़े प्लांट्स हैं करोड़ों रुपए के, उनके सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते होंगे लेकिन हार्डवेयर से अलग नहीं हो सकते। क्या हम क्लियर हैं? तो हमने स्कोप ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अब आते हैं सर इनटेंजिबल जो है ना, उसकी आते हैं किसके ऊपर? वेज ऑफ एक्विजिशन। सर एक और चीज याद रखिएगा, इंटेंजिबल के डिफरेंट वेज ऑफ एक्विजिशन है। उसमें से जो सबसे मेन है ना वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब सुनना मेरा बच्चा, हम सबको पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले हम किसके ऊपर आएंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में 99% इंटेंजिबल्स खरीदे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। क्या होता है सर? इवन बहुत सारी कंपनीज SAP पे हैं लेकिन उससे ज्यादा कंपनीज ने अपना सॉफ्टवेयर बनवाया, उससे ज्यादा कंपनीज ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। क्यों? क्योंकि सर कंपनीज कहती हैं हम सॉफ्टवेयर जो कंपनी बनाती है ना, एक जर्नल बेचती है, वो आम आदमी के साथ, हमारी कंपनी का डायनेमिक्स क्या है? अलग है। तो अब हम आ रहे हैं वेज ऑफ एक्विजिशन। सॉफ्टवेयर हम कितने वेज में अक्वायर कर सकते हैं? अब डिफरेंट है। अब सर कौन कौन सी वेज ऑफ एक्विजिशन है आए? पहली होती है सेपरेटली परचेज्ड अक्वायर्ड। दूसरी होती है बिजनेस कॉम्बिनेशन। तीसरा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनली जनरेटेड। चौथा एक्सचेंज। और सर यहीं पे मैं आपको कवर करवाऊंगा टॉपिक के साथ साथ जो FR1 का रिलेटेड टॉपिक है, इसके साथ गवर्नमेंट ग्रांट। हमने कहा सर ये कुल मिला के 5 तरीकों से स्टैंडर्ड ने कहा तुम्हारे पास एक इंटेंजिबल आएगा, छठा कोई तरीका नहीं है। उसमें सबसे पहले मैं आऊंगा किस पे? इंटरनली जनरेटेड। इसने कहा जो भी इंटेंजिबल होता है ना, जो इंटरनली जनरेट होता है, उसके 2 फेजेस होते हैं। एक होता है रिसर्च फेज और एक होता है डेवलपमेंट फेज। अब इसकी एग्जांपल्स देंगे आपकी जिंदगी से। रिसर्च फेज का मतलब होता है लुकिंग फॉर alternatives, looking for and testing alternatives. Development phase development on selected alternative. सर अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को लेकर जाते हैं। ये 6 महीने गुजरे, 1 साल गुजरा और अगले 6 महीने और आप
सीए क्वालिफाई। 6 महीने के बाद हम अज्यूम करें आप सबकी क्वालिफाइंग करने में 6 महीने बाद आपने कैफ निकाल दिया, 1 साल बाद फिर अब अटेम्प्ट बन गई कि वो निकाली पहले अटेम्प्ट में 4, उसके बाद अगली अटेम्प्ट में मजीद 4, 2 साल में आप इंशाल्लाह सीए क्वालिफाई। कुछ लोग 2.5 में हो जाएंगे जिनकी ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट नहीं है, यही है। उसके बाद लड़कों को एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है शादी की। ख्वाहिश तो अभी भी है, उस टाइम पे ज्यादा हो जाती है। अब वो बोलते हैं नहीं अम्मी बस अब शादी करनी है, सही है। अब होगा क्या, आप सुनिएगा। शादी हुई, अम्मी ने पूछा बेटा तुम्हें कोई पसंद है? उसने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ पसंद आऊं किसी को, सही है। और सीए वालों की होती भी 90% क्या है, अरेंज है। बस एक छोटी सी एडवाइस दूंगा मैं तुम्हें यहाँ पर, सर सीए की फील्ड में ना किसी से मत बिगाड़ना। देखो हमारी दुनिया बहुत छोटी है, मैं कुछ नहीं ना मोहतात अंदाजे के हिसाब से अब तक 25 लोगों की शादी की इंक्वायरी और हमारी मेमनी में उसको कहते हैं तपास कर चुका हूँ। मतलब आए दिन, अभी परसों एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो भी कब, मेरा बीकॉम का स्टूडेंट था। सर ये फलाना लड़का है, इसने जो है ना सीए के आखिरी मॉड्यूल में, शायद आपका स्टूडेंट होगा, आप बता दें इसकी इंक्वायरी। और बहुत छोटी दुनिया है, बंदे का नाम आया, फेसबुक प्रोफाइल आई और सब सामने, मतलब आपके कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा या तो आपका स्टूडेंट होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब आपने बता दिया भैया ये है, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो गई। अभी मैंने अपने एक बैचमेट की इंक्वायरी की है, वो यूएसए में होता है, तो ये, और फिर अभी मैंने कहा ना कि इसको 1 हफ्ता हुआ, अभी एक और आ गई इंक्वायरी। तो देखो सीए में ये काम बहुत होता है कि आप, कम्युनिटी छोटी है ना, और हम टीचर्स के साथ तो मसला ये होता है, लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं आपने माशाल्लाह पढ़ाया हुआ होगा ही होगा, सर्कल थोड़ा सा बड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता है अब आपने किसी के साथ बिगाड़ ली और उसके पास आपकी इंक्वायरी चली गई, सारे बदले लेगा सही है, सारे बदले। तो ये तो आपने पढ़, खैर नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कहा था कसम से अगर तेरी इंक्वायरी आई ना तो मैं कहूंगा अगर अपनी बेटी से नफरत होना तो इस आदमी से शादी कर। उसको मैंने कहा था और वो मेरे साथ यूनिलीवर में साथ था। लेकिन अब आप नेचर देखें, उसकी शादी हुई है उस पार्टनर की बेटी से जिसके साथ मैंने फर्ग्यूसन में काम किया। और उसने मुझे फोन करके बोला हाँ भाई तेरा सही है। लेकिन पॉइंट क्या था, लेकिन मैंने उसको कहा था, हालांकि हम यूनिलीवर में साथ, फर्ग्यूसन में साथ, आज भी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं कहता हूँ तू दिमागी तौर पे पागल आदमी है। मैं कहा तू दिमागी तौर पे पागल आदमी है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई, सीए क्वालिफाइड और केजीएस से पढ़ा हुआ। तो मैं तुमको पहले बोला तू तो पहले और मेंटली बहुत शार्प, मतलब उसका दिमाग ऐसा चलता है ना। लेकिन उसी वजह से भाई अभी एक्चुअल साइंसेस के पेपर दे रहे, मतलब इतना अच्छा दोस्त है मेरा कि मैं उसको तरावी के लिए रमजानों में साथ लेकर जाता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा था अगर मुझे पता चला मैं तेरे बारे में ये बात कहूंगा। लेकिन खैर चले सर, अब आपकी शादी हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है अम्मी को आपने कहा कि अम्मी शादी करनी है, अम्मी का कोई पसंद है? आपने कहा अम्मी अगर मुझे कोई पसंद होती, अव्वल तो मैं इस काबिल नहीं हूं, तो आपको मैं अब तक कर भी चुका होता, सही है। अब आपने, अम्मी अब आपके लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं, सही है, रिश्ते वाली आंटियों को और कह रही हैं मैरिज ब्यूरो, अच्छा सही है। अब आप उनको कह रही हैं अब अम्मी लड़कियां देखने जा रही हैं, लड़की के माँ बाप आपको देखने आ रहे हैं, सही है। ये सारा फेस क्या है? रिसर्च फेस, ऑल्टरनेटिव्स, सही है। आपको मतलब लड़की के माँ बाप के पास भी ऑल्टरनेटिव होंगे, आपके पास भी, आपकी अम्मी के पास भी ऑल्टरनेटिव। ये सारे का सारा क्या चल रहा है? रिसर्च फेस। ये सारा है रिसर्च फेस। लोग यहाँ पर आप रिजेक्ट भी कर लें, आप भी कर लें, सब कुछ है। फिर होता है एक जगह बात पक्की हो जाती है। जब एक जगह बात पक्की हो गई, अब होते टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कि भाई ये अभी मंगनी होगी तो मंगनी होगी, फिर शादी कब करनी है, सही है। और जहेज अनफॉर्चुनेटली क्या है, कैसा है, वो सब गलत चीजें हैं। लेकिन वो सब चीजें जो डिसाइड होती है वो कौन सा फेज है? डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। देखे एक जगह बात पक्की, डेवलपमेंट। अब सर सुनिएगा,
यही चीज अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल। भाई जीएसके ने सोचा पैनाडोल भी है और पैनाडोल एक्स्ट्रा भी है, सही है। अब उनका लोगों के सर का दर्द ही नहीं जा रहा, सही है, इनके सर का दर्द खत्म नहीं होता, ये औरों के लिए सर दर्द बन जाते हैं। जीएसके ने कहा कि अब हम निकालेंगे पैनाडोल ट्रिपल एक्स्ट्रा। बोला यार पैनाडोल ट्रिपल एक्स्ट्रा के बस आपका सर दर्द फौरन से खत्म। अब सर देखें, ऐसा नहीं कि आज सोचा और दवाई बना ली। सर सबसे पहले साइंटिस्ट को कहते हैं ये रिक्वायरमेंट है, दवाइयां मतलब डिफरेंट फॉर्मूले, वो डिफरेंट फॉर्मूले बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं चूहों पे और बंदरों पे। अनफॉर्चुनेटली इंसानों से जीन्स उनकी मिलती भी है, सही है। तो वो आप कभी किसी फार्मा के इंशाल्लाह ऑडिट पे जाएंगे तो आप देखेंगे उनके पास चूहों और बंदरों का स्टॉक होगा, सही है। तो वो उन पे टेस्ट करते हैं, उनको मतलब पहले सर का दर्द देते हैं, फिर जो है चेक करते हैं कि भैया ये सही कौन रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद एक फॉर्मूला फाइनल होता है, उसके ऊपर क्या शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट। तो हमने कहा जितने भी इंटेंजिबल हैं इंटरनली जनरेट होते हैं, स्टैंडर्ड ने कहा वो 2 फेजेस से जाते हैं, रिसर्च और सॉफ्टवेयर का भी यही होता है। डिफरेंट कोर्स को देखता है सॉफ्टवेयर वाला कि यार ये चीजें हैं, कौन सी पीछे बैकग्राउंड में हमारे पास लैंग्वेज होगी, सही है, जावा है, एसक्यूएल है, पता नहीं कौन कौन सी है, वेबसाइट का पीछे क्या बैकएंड सर्वर होगा, एसक्यूएल होगा, लारावेल होगा, क्या होगा, ये सब चीजें डिसाइड हो जाता है। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, स्टैंडर्ड ने कहा रिसर्च फेज। अब आप सोचें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। रिसर्च फेज, आप के रिश्ते के लिए कोई आपके घर पे आए सामने वाले, सही है, और आपने कुछ ना कुछ चाय पानी बिस्किट वगैरह कर लिया, वो आपको देख के चले गए, उन्होंने मना कर दिया, आप कभी बोलेंगे चल भाई बिस्किट के पैसे वापस दे दे, सही है, तुम इतने बिस्किट खा के गए, नहीं गए, है ना। लेकिन उसने कहा जो रिसर्च फेज पे कंपनी ने खर्चा कर दिया ना, वो एक तरह की संक कॉस्ट है। उस टाइम पे कंफर्म नहीं होता कि प्रोडक्ट आगे बनेगा भी या, तो रिसर्च फेज के बारे में कहा जितनी भी कॉस्ट होगी इसको क्या करोगे, एक्सपेंस आउट। रिसर्च फेज की कॉस्ट क्या करोगे, एक्सपेंस आउट। ये आप लोग नीचे ही करना है, इसके मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यूं किया। और डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट क्या करोगे, कैपिटलाइज इफ क्राइटेरिया मेट। अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए तो इसको क्या कर दोगे, कैपिटलाइज। वरना आपने कहा सर रिसर्च फेज की कॉस्ट को क्या करना है, एक्सपेंस आउट। अब सुनना है मेरा बच्चा, सुनना है, सबने सुनना है। सर हमने कहा कि रिसर्च फेज की कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट होगी। स्टैंडर्ड ने कहा एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, उस एक्सेप्शन को हम कहते हैं अप्लाइड या परचेज्ड रिसर्च। अप्लाइड या परचेज्ड रिसर्च। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी रिसर्च बिके। लेकिन सर दुनिया भर में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड की तो आपने अक्सर देखा होगा, ये बिकती हैं। तो सर अब होता क्या है, अब आप सुनिएगा कि सर कंपनीज क्या कर रहे हैं। कंपनीज को पता है कि यार हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स के साथ एक मसला ये होता है कि ये इनके पास जिंदगी में टाइम की कमी होती है, तो ये अपने आप को चीज़ों से इतना अपडेट नहीं रख सकते। एक्सपीरियंस इनके पास होता है लेकिन जो नई थ्योरीज आ रही है उनसे इतना अपडेट नहीं कर सकते। जैसे आप लोग जब इंशाल्लाह क्वालिफाई होंगे और आप लोग 90% लोग, अगर कोई अकाउंटिंग में गया, रिपोर्टिंग में गया तो IFRS से अपडेट रखेगा, टैक्स को भूल जाएगा। कोई अकाउंटिंग और टैक्स में गया तो वो IFRS को भूल जाएगा। तो फिर उस मौके पे कंपनीज कहती हैं यूनिवर्सिटीज के बच्चों के पास टाइम भी होता है, वो पढ़ भी रहे होते हैं, उनसे बाकायदा रिसर्च करवाई जाती है। हार्वर्ड को कहा जाता है कि यार अपने बच्चों को कहो कि इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, और फिर उस रिसर्च को तुम लोग एवेल्युएट करो, जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको हम खरीदेंगे।
तो वो जो रिसर्च किसी और ने रिसर्च की उसको हमने खरीद लिया, परचेज कर लिया, उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। किसी और की रिसर्च को तुमने खरीदा, तुम कैपिटलाइज कर सकते हो, खुद रिसर्च कर रहे हो, कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अगर रिजेक्ट हो गया वो अलग बात है, एक्सपेंस आउट करने फिर बाद में। सही है सर। अब आए एक और भी एग्जांपल, बहुत बात मर्तबा होती है, छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करती हैं, ठीक ठाक रिसर्च कर लेती हैं, आगे उनको नहीं लगता कि उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो इसको कंप्लीट कर पाए, तो वो अपनी आधी रिसर्च की भी रिसर्च किसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेच देती है कि यार देखो हमने ये रिसर्च करके रखी है, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इसको पूरा करें, तुम पूरा कर लेना। तो वो जो रिसर्च भी बेची जाती है वो भी क्या होती है, अप्लाइड या परचेज्ड रिसर्च। क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है। आए सर आगे बढ़ते हैं। तो आए सर, अब आते हैं और हमने पढ़ा कि भैया डेवलपमेंट कॉस्ट को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगर क्राइटेरिया मीट हो गया तो डेवलपमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज होगी। जबकि रिसर्च कॉस्ट सिर्फ एक ही कैपिटलाइज होती है, वो कौन सी है, अप्लाइड। अब सर ये क्राइटेरिया जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने वर्ड यूज किया है, इफ क्राइटेरिया मेट, ये देखें सर, क्राइटेरिया मेट हो तो वो क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे करते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम आएंगे अच्छा हैंड आउट्स किस किस को नहीं मिले। अभी बच्चे भी कम है ना, ताकि लेट आने वाले सजा तो भुगते। आए सर आए, जिनको हैंड आउट्स नहीं मिले ये उनके लिए हैंड आउट्स आ रहे हैं बच्चों। ऑनलाइन वालों क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अच्छा, हमेशा ऑनलाइन में 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रेक के बाद कट जाते हैं। आए, हमने कहा कि सर डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए। हमने कहा सर व्हाट इज दिस क्राइटेरिया। तो हैंड आउट पेज नंबर 2, इंटरनली जनरेटेड वाला डब्बा आपको नजर आ रहा है। हैंड आउट सफा नंबर, नहीं मिला अभी भी हैंड आउट, देखो उस तरफ बचे हुए होंगे कुछ, एक बंदा उचक के ले ले हैं उस तरफ। अबे वो आगे वहां से आएंगे, चलें। डेवलपमेंट फेज में हमें कह रहा है कैपिटलाइज, डेवलपमेंट फेज पर नहीं, ये कह रहा है कैपिटलाइज इफ ऑल क्राइटेरिया आर मेट। इसने कहा भैया कैपिटलाइज कर दो अगर ये सारे का सारा क्राइटेरिया मीट हो जाए। हमने कहा अच्छा जी ये सारे का सारा क्राइटेरिया क्या है, तो इसने बताया पहली चीज टेक्निकल फीजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंटेंजिबल। टेक्निकल फीजिबिलिटी के आगे लिख लें जरूरत भी होनी चाहिए। टेक्निकल फीजिबिलिटी के आगे लिख लें जरूरत भी होनी चाहिए। टेक्निकल फीजिबिलिटी के आगे लिख लें जरूरत भी होनी चाहिए। क्या मतलब सर? हमने कहा हम भाई जीएसके ने कहा हमें बनानी है पेनाडोल ट्रिपल एक्स्ट्रा, सर्वे किया, जरूरत भी है, लोगों से पूछा कोई ऐसा सर का दर्द है जो तुम्हारा जा ही नहीं रहा। लोगों ने कहा नहीं भाई पेनाडोल जो है एक्स्ट्रा को हम 3 दफा पी लेते तो हमारे सर का दर्द चला जाता है। इसका मतलब है टेक्निकल फीजिबिलिटी नहीं थी। टेक्निकल फीजिबिलिटी का मतलब क्या है? जरूरत भी होनी चाहिए कि हाँ भाई इसको बनाने का कोई फायदा तो हो, हम ऐसी चीज तो नहीं बना रहे जो देखा जाए तो अफेक्टिवली क्या है
बेकार है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी टू कंप्लीट पहला क्राइटेरिया डेवलपमेंट फेज का। दूसरा इंटेंशन टू कंप्लीट। अब सर आए, आप लोग बहुत मासूम है, सच कह रहा हूं, आप लोग क्या है बहुत। सर देखें, बाज मर्तबा कंपनीज की जब वॉर होती है ना तो बड़ी खतरनाक वॉर होती है। आपको पता है यूनिलीवर के अंदर एक बंदा क्वालिफाइड सीए, मेरा माशाल्लाह सीनियर और इज वन ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट, सही है, और केजीएस का बच्चा, इस कैलिबर का बच्चा आज वो एक बहुत मशहूर कॉलेज ए लेवल्स का, आई थिंक सीडर या क्रेडो का डायरेक्टर है, खोड़म जा जो है मेरे सीनियर, फर्ग्यूसन में साथ रहे हम लोग, यूनिलीवर में साथ रहे, सही है। तो खोड़म जा जो है उस बंदे को रखा हुआ था, उसकी पोस्ट क्या थी, कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस। उसका काम ये था, तुम्हें नजर रखनी है एंग्रो पे, तुम्हें नजर रखनी है पीएनजी पे, तुम्हें नजर रखनी है रैकेट बेनकीजर पे, तुम्हें नजर रखनी है फाइजा ब्यूटी क्रीम पे, और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके ऊपर तुम्हें नजर रखनी है। भाई क्यों इतनी नजर रखनी है, कहीं ऐसी कोई नई प्रोडक्ट तो नहीं ला रहे जो हम भी बना सकते हैं और उनसे पहले कॉम्पिटिटर एडवांटेज ले लें। तो इस तरीके की कॉर्पोरेट वर्ल्ड होती हैं सर, कि जिसमें आपको पता होता है उस बंदे को बजट दिया जाता था, ये बजट है, जा एंग्रो के लोगों से दोस्तियां कर, उनसे इंफॉर्मेशन निकाल कर दे, ये एक पोस्ट थी। अब इसी सुनिएगा सर, इसी तरीके से कंपनी से काम ये करती हैं, खास तौर पे फार्मा इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत है। फार्मा की देखो जॉब की वैल्यू भी बहुत होती है, कहीं जॉब मिले ना फार्मा में, गो फॉर इट, बहुत वैल्यू है, क्योंकि फार्मा का कहते हैं जो कॉस्टिंग है, फाइनेंस है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके बाद आपकी बड़ी अच्छी वैल्यू हो जाती है। तो सर होता ये है कि भाई फॉर एग्जांपल जीएस के सपोज करो हमने कहा कैंसर की दवाई के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जीएस क्योंकि एक बात का डर है कि यार अगर लोगों को पता चला ना कि हम कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं तो एबट हमारे बंदे तोड़ लेगा, एबट हमारे बंदों को डबल की ऑफर करेगा, ट्रिपल की ऑफर करेगा और बंदे ले जाएगा। तो जीएस के एक तरीके से मिसलीड करता है कॉम्पिटिटर को, मार्केट में न्यूज़ फैलाता है कि हम कोरोना की दवाई के ऊपर काम कर रहे हैं, और जीएसके क्या कोरोना के ऊपर ठीक ठाक थिंक टैंक है, सब बैठ गया और दवाई निकाल के रहेंगे। हालांकि कोरोना उसको कभी कंप्लीट ही नहीं करना होता। वो क्या होता है कि लोग कॉम्पिटिटर समझे कि हम किस पे लगे हुए, हम कोरोना पे, हालांकि हम अपने साइंटिस्ट से किस पे काम करा रहे हैं, कैंसर के ऊपर। उनको पता है यार अगर कैंसर के बारे में पता चला ना कि हम काम करने, कोई ना कोई आएगा हमारे बंदे को, साइंटिस्ट को, वो भी इंसान है ना, डबल ट्रिपल की ऑफर देगा और लेकर के चले जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वो जो कंपनीज होती है ना, वो कहती हैं कि यार हमारी इंटेंशन टू कंप्लीट होती नहीं है, हम सिर्फ एक आवाम को गुमराह करने के लिए एक प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, असल मकसद हमारा वो प्रोजेक्ट करना होता ही नहीं है। तो इसने कहा डेवलपमेंट फेज का एक क्राइटेरिया है इंटेंशन टू कंप्लीट, जो तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो ना उसको पूरा करने की भी तुम्हारी नीयत हो, किसी को गुमराह करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया हो। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब जरूरत भी होनी चाहिए, तुम्हारी नीयत भी क्या हो कि तुम इसको कंप्लीट करोगे। फार्मा इंडस्ट्री में फिर बता रहा हूं सर, ये बहुत होता है कि एक दूसरे को गुमराह करते हैं। तीसरी चीज एबिलिटी टू यूज और सेल, बोले यार आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस टेंजिबल को या तो यूज कर सकें या उसको कहीं चाहें तो बेच भी सकें। यूजुअली होता है यूज का। अब इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैंने अपनी आर्टिकलशिप के सबसे अच्छे दिन भी और बुरे दिन भी एक ही जगह गुजारा, जिसको हम कहते हैं डीएचएल पाकिस्तान। आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको डीएचएल का ऑफिस नजर आता है। तो सर डीएचएल पे मैं 4 महीने रहा हूं और संडे भी मुश्किल से एक आध छुट्टी होगी, मैं संडे भी गया हूं। हुआ यह था कि मैं क्यों गया था उसकी बड़ी बड़ी कहानी। हुआ यह कि डीएचएल ने सोचा कि हम ये स्टेप लगाते हैं। अच्छा ये मल्टीनेशनल होती है, ये किसी की नहीं सुनते। जब बाहर से अब्बू का फ़ोन आ जाए तो अब्बू कहते बेटा हमारी चलेगी,
कहा गया कि भैया ये बुजुर्ग स्टाफ है हमारे पास, इनके लिए कोई लोकल बंदा भेजो, इनको समझ में नहीं आएगा। बोला नहीं, हमारा एक्सपर्ट है गोरा, उसको भेजेंगे। वो गोरा था जर्मनी का, वो बैठता मलेशिया में था, उसको भेजेंगे। सही है भाई। 5 लोग उनके फाइनेंस में थे DHL के, 3 लोग उम्र रसीदा थे, 50 से ऊपर के थे। गोरा आया सैप समझाने, और ये 2011 की बात बता रहा हूँ, और उसने अंग्रेजी में समझाया, उसका एक्सेंट भी अजीब, और सैप बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से पहले वो बिल्कुल देसी सिस्टम पे चलते थे। और वो अनफॉर्चुनेटली आ भी गया। 29वां रोज़ा, 30वां रोज़ा, पहली दूसरी तीसरी 5 दिन के लिए। उस घोड़े ने कहा भी मैं तो आ रहा हूँ, अब्बू की तरफ से आ रहा हूँ, मना भी नहीं कर सकते। उन्होंने फाइनेंस को कहा भी तुम आ जाओ। एक तो ईद के दिन या रमज़ान के एंड के दिन, ऊपर से उनको ऑफिस आना पड़ा, फिर नया सॉफ्टवेयर। घोड़े ने आया, जवानों ने कहा यार हमें तो कोई मसला नहीं है, जवान भी स्मार्ट आदमी थे, उन्होंने कहा पहली ईद तो हम घर पे ही गुजारेंगे, इनको फंसा देते 3 बुजुर्गों को। 3 बुजुर्गों को घोड़ा आया, उसने 5 में से 4 दिन लगाए 3 बुजुर्गों पे। चौथे दिन उन्होंने सोचा उनको समझ में आया, उन्होंने कहा नहीं। अब घोड़े ने कहा चलो भाई, 5वें दिन जवानों को कहते तुम्हें समझा दूं, लेकिन एक दिन में उनको भी उसने पेलम पाली की और भाग गया। अब बकौल पेरेंट कंपनी के जो DHL मलेशिया के, कि भाई DHL पाकिस्तान को तो सैप की ट्रेनिंग मिल गई, इनको तो सैप आता है। घोड़ा तस्वीरें खिंचा के चला गया। बाद में इन्होंने मैस मचा दिया, मतलब बाद में इनसे सिस्टम में एंट्रियां नहीं पड़ी, एंट्रियां गलत हुई, सब कुछ हुई। ईयर एंड आ गया, हम फर्ग्यूसन उसका ऑडिट था, ऑडिटर आ गए। ऑडिटर जब आया, पहली बैंक रिकंसिलिएशन निकली 508 पेज की। ऑडिटर ने कहा ये किया, क्लाइंट ने कहा हमें भी नहीं पता क्या है। सही है, मतलब लेजर कहीं है, बैंक स्टेटमेंट कहीं है। अब सर पकड़ के बैठ गए। तो इस टाइम पे फर्म के पार्टनर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। ये सीखो, बोला कोई मसले की बात नहीं, हम सही कर देंगे ना, फर्म फर्ग्यूसन किस लिए सही करेंगे, पैसे लेंगे। बोला हम आपको एक बड़ी काबिल रिसोर्स देंगे और वो एनालिटिक्स करेगा, ये सब आपका बंदे के साथ बैठ के करेगा, और आपको जो है ना ये महीने 2 महीने में सही कर देगा। और वो काबिल रिसोर्स था मैं, जिसको फर्म में गए हुए 6 महीने हो गए थे। बोला वाली मुझे मीम याद आ गए, हाथ मिलाने वाले। सही है। अब मुझे फर्म में गए हुए केवल कितने महीने हुए, 6। और मुझे कहा बेटा जाके ये काम करना है। अच्छा, मैंने उन्हीं दिनों में अटक सीमेंट एक लेट सीटिंग के साथ खत्म किया था। मुझे कहा कि भैया, उसके बाद एक हीनो पाक की रॉयल्टी करा ली, 1 हफ्ता में समझा ठंड हो गई, एक DHL। अब मैं गया तो मुझे बोला भाई ये मसला है। तो मैंने कहा सही, अब करना क्या? बोला यही तो सोचना है, करना क्या। बोला पहले तो ये पता करो कि गलती क्या है, इतनी बड़ी रिकंसिलिएशन क्यों आ गई 508 पेजेस की। मतलब वाकई में एक जो रिम होता है ना वो खत्म हो गया, रिकंसिलिएशन प्रिंट नहीं हुई। अब हम बैठे और हमने माशाल्लाह 15 दिन लगाए। 15 दिन के बाद हमें पता चला असल में कहानी ये हुई कि बैच प्रोसेसिंग का बंड है, और भी बनते मेजर बंड। भाई वो बैच प्रोसेसिंग कहता था, वो कहता था 25 ट्रांजेक्शन तुमने लोड किए, उसमें से 24 ट्रांजेक्शन, क्योंकि जब आप नए सिस्टम पे आते हो ना तो आप पुराने का सिस्टम बैच में लोड करते हो, 24 सही से लोड हो गई हैं। एक ट्रांजेक्शन है, उस एक ट्रांजेक्शन के साथ मसला है, इसको सही से करके लोड कर दो। अब उनका क्लाइंट का स्टाफ समझा 25 के अंदर मसला है, उन्होंने सबने 25 को इन्होंने एक दफा फिर से सब कुछ सही किया, फिर से चढ़ा दी। अब हुआ ये कि डुप्लीकेशन और भी मसाइल थे। अभी हमने 15 दिन में गलती आइडेंटिफाई कर ली कि यार ये मसले ये हुए। अब हम उनको सही करने पे लगे और सही करते करते 4 महीने गुजर गए। लेकिन 4 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी रिकॉन को कोई आई थिंक 9 या 10 पेजेस पे ला के खड़ा कर दिया, और फर्ग्यूसन ने 6 लाख रुपए चार्ज किए उनसे, अदर देन आउट ऑफ पॉकेट। और मुझे लगा तो 6,500 इंटू 4 महीने 26,000 रुपए मुझे मिले। फर्ग्यूसन ने कितने चार्ज किए? बट हक है यार, इतनी बड़ी फर्म में इतना बड़ा नाम है, ऑडिट फीस के अलावा। अब पॉइंट क्या था, क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर तो बना लिया था, उनके पास एबिलिटी टू यूज नहीं थी। फिर उन्होंने वापस बुलाया ट्रेनर लोकल, पेरेंट को बताया बगैर, मल्टीनेशनल बोला पेरेंट को बोलेंगे कोई और काम था, ट्रेनिंग थी, अपने लोगों को लोकल बंदे से ट्रेनिंग दिलवाई, और फिर जाके उनका सिस्टम क्या हुआ, लाइव हुआ। लेकिन पॉइंट क्या था, इसने कहा जो तुम इंटेंजिबल बना रहे हो, ऐसा नहीं कोई इतनी टॉप चीज बन जाएगी जिसको तुम खुद यूज ना कर सको। तो 3 क्राइटेरिया पर है, टेक्निकल फीजिबिलिटी, जरूरत भी होनी चाहिए, इंटेंशन टू कंप्लीट, नियत होके कंप्लीट करोगे, तीसरा एबिलिटी टू यूज और सेल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे सर। अगली चीज क्या है,
एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट। आप कभी किसी फार्मा के ऑडिट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने साइड लाइन कर दिया। क्यों? हमने कहा यार बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एक तो हमें पता चला इसमें खर्चा बहुत आ जाएगा, फाइनेंशियल मसला है, अभी नहीं करते, इतनी रिसर्च करके साइड पे कर दिया। दूसरा ये होता है मेन बंदा गायब हो गया, बोला यार ये हमारा एक मेन साइंटिस्ट था, वो इस पे काम कर रहा था, उसका इंतकाल हो गया और ये बात उसके साथ दफन हो गई कि क्या क्या इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर इनसाइट्स थी, किस हिसाब से होगा। अब उन्होंने कहा कि अब हम नहीं कर सकते, तो हमने कहा प्रोजेक्ट को क्या करो, खत्म कर दो। सही है सर? तो हमने कहा आप अगर कैपिटलाइज कर रहे हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि आपके पास एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल और बाकी रिसोर्सेज होंगी टू कंप्लीट। क्या हम क्लियर हैं? चलें सर फिर आगे बढ़े। अगली चीज क्या है? प्रोबेबल। आपको नजर आ रहा हो कि इससे क्या मिलेंगे, फायदा मिलेगा। यूजुअली ये चीज बाय डिफॉल्ट मीट हो जाती है। और अगली चीज क्या है? एक्सपेंडिचर मेजर। जितना खर्चा हो उसको आप रिलायबली मेजर भी, ये भी बाय डिफॉल्ट है। बेसिकली ये एसिड का क्राइटेरिया। एसिड की भी अगर आप देखें ना कैपिटलाइजेशन में, वो दो बातें कहता है। क्या? फ्यूचर बेनिफिट मिले और जितना खर्चा उसको आप मेजर कर सकते हो। अब सर सवाल में वो हमें हर सवाल में नहीं बताएगा कि ये 6 बातें पूरी हुई, तो अपने पास नोट कर लो। इफ नथिंग इज रिटन, इफ नथिंग इज रिटन, इफ नथिंग इज रिटन बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट we will assume handouts, we will assume, यासीन भाई के पास और भी आ, किस किस को हैंडआउट अभी भी नहीं मिला? if nothing is mentioned by default we will assume capitalization criteria has been met, capitalization criteria has been met। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट हो चुका है। अब सर याद रखना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी। सर इसकी जो है ना, हमें बड़े स्मार्टली चीजों को लेकर जाना है, समझना है, एक एक चीज जहां से सवाल बन सकता है उसको भी देखना है। सर ये वो टॉपिक है जो पिछले आप समझे 17-18 साल से FR2 के सिलेबस में है। इसका मतलब है एग्जामिनर इसको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट पूछ चुका है। IFRS 8 के अभी कॉन्सेप्ट अनटेस्टेड बाकी हैं। इसी तरीके से 16 के कॉन्सेप्ट भी अनटेस्ट, उसके 21 के IAS 21 के भी अनटेस्टेड कॉन्सेप्ट बाकी हैं। इसका कोई भी कॉन्सेप्ट अनटेस्टेड नहीं है। लेकिन इसमें एग्जामिनर जब ICAP का मिजाज समझो, ICAP जब नहीं कर सकता ना तो वो मैथ्स में घुमाएगा, तुम्हें चीजें छुपाएगा, मैथ्स में घुमाएगा। तो इसमें सर हम जो प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वो आप देखेंगे छोटे सवाल भी और बहुत हाई लेवल भी। और इस टॉपिक की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर जज्बात का इजहार भी करना है, लिख कर बयान करनी है बातें। तो आए चले सर, आपको कुछ सवालात होंगे जिसमें लिखना है, कुछ में डायरेक्ट करना है। अब आ जाए, हम सवाल पढ़ रहे हैं पेज नंबर 8। स्प्रिंग 2013, मार्च 2013, जब तुम लोग स्कूलों में अटखलियां कर रहे थे, जब कैफ वाले बच्चे ये सवालात कर रहे थे, मार्च 2013 का 7B पेज नंबर रजिस्टर का लाजमी सबके पास होना चाहिए ताकि पेपर में आप लोग जो है आयन के दर में गुमराह ना हो। 7B पेज नंबर 8, 7B ऑन 1 जनवरी 2012 मैचलेस एंटरप्राइजेस लिमिटेड acquired research data along with partially developed product design from a company for ₹2 million। उसने कहा एक कंपनी ने रिसर्च की हुई थी और थोड़ी बहुत अपने हिसाब से डेवलपमेंट भी की हुई थी। हमने
उनसे खरीद ली, और रिसर्च कॉस्ट हमारे हिसाब से 0.5 की थी, डेवलपमेंट कॉस्ट कितने की थी उनकी? 1.5। मुझे बताओ ये किसकी बात हो रही है? अप्लाइड रिसर्च की। किसकी बात हो रही है? अप्लाइड रिसर्च। हमने अप्लाइड रिसर्च और पार्शियली डेवलप इंटेंजिबल खरीदा कितने का? 2। हमने वो खरीद करके अपने प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट को, द प्रोडक्ट डिजाइन वाज हैंडेड ओवर टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन 1 नवंबर 2012। अब सुनना, हमने 1 जनवरी को खरीदा था, उसके बाद फाइनल करके हमारी टीम ने 1 नवंबर को प्रोडक्शन को दे दिया। किसको दे दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया कि अब तुम इसको यूज करते हुए प्रोडक्शन वगैरह करो। इसका मतलब है जनवरी से लेकर 1 नवंबर तक की हमें कहानी देखनी है। क्या है? कह रहा है सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन MEL incurred rupees 0.7 million on research and rupees 2.5 million on development finalization of the product design. It is expected that this product design would provide economic benefits to the company for अगले 5 साल। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन। जर्नल बनानी है इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। क्या यहां तक हम क्लियर हैं? चलें सर, अब सब बोर्ड पे देखेंगे, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। एक दफा सवाल को मैं चाहूंगा आप लोग खुद पढ़ लें, एक दफा सवाल को फिर से खुद से पढ़ लें, फिर जब तक मैं ना कहूं कॉपी नहीं करेंगे हम। चलें सर, इस सवाल में हमने कहा 1 जनवरी को क्या हुआ? हमने एक 2 मिलियन का किसी का आधा अधूरा प्रोजेक्ट खरीदा, ऐसा ही है, मजीद काम किया और 1 नवंबर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। मतलब ये अवेलेबल फॉर यूज कंडीशन में आ गया। बीच में आ गए 10 मंथ्स, ऐसा ही है। और इन 10 महीनों में हमने मजीद कुछ रिसर्च पे काम किया और डेवलपमेंट पे। रिसर्च पे कितना काम किया? 0.7 रिसर्च और बाकी 2.5 डेवलपमेंट। अब मुझे आप लोग बताएंगे अब तक की नॉलेज के हिसाब से, सर इसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज एक्सपेंस। आप ये एक्सपेंस, किसी की रिसर्च खरीदोगे कैपिटलाइज करोगे, खुद रिसर्च करोगे कैपिटलाइज। अब सर हम आए 1 जनवरी को हमने एंट्री बनाई, CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल डेबिट, सूदीदारा क्रेडिट। कितने से? 2 मिलियन, ऐसा ही है? यस सर, हमने कहा ये हो गया। अब आगे आए, इसके बाद हम आए 1 नवंबर को क्या हुआ? हमने कहा इसने हमें ये नहीं बताया कि ये खर्चे किस किस डेट में हुए, हम 1 नवंबर को एंट्री बनाएंगे एक साथ। हमने कहा एक्सपेंस डेबिट करेंगे कितने से? सही है, रिसर्च एक्सपेंस या एक्सपेंस सूदीदारा। और हमने कहा CWIP इंटेंजिबल कितने से? 2 पॉइंट। अब आप देखें 2 मिलियन आपने कैपिटलाइज किया, 2.5 आपके पास टोटल इंटेंजिबल में कितना बचा हुआ है? 4.5। अब आप क्या करेंगे? एंट्री बनाएंगे। एग्जामिनर को बुरा लग जाता है ये एंट्री नहीं बनाओ तो। इंटेंजिबल डेबिट CWIP इंटेंजिबल। सर ये CWIP हम क्यों शो करते हैं? ये बताने के लिए कि भैया काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ।
30 जून को जो अकाउंट्स बने होंगे हाफ ईयरली, उसमें ये CWIP के नाम से जाएगा, पता चलेगा कि अभी काम कितना हो गया, 4.5 इंटेंजिबल डेबिट, CWIP इंटेंजिबल। क्या हम क्लियर है? पक्की बात है। अब हमने कहा 31 दिसंबर को आएंगे। सर इंटेंजिबल की डेप्रिसिएशन को कहते हैं अमोर्टाइजेशन। कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन वाला ये नाम क्या है? क्या एंट्री बनाऊंगा? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कितने से? 4.5। लाइफ कितनी है? और महीने कितने हुए 31 दिसंबर तक? 0.0 क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है। चलें सर ये कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। 4.5 कैसे आया? 2 प्लस जी बेटा कोई सवाल? सर ये लिखा हुआ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ 1 नवंबर को प्रोडक्शन के लिए दिया है। तो 1 नवंबर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब कि अब इस जो हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है इसकी बेस पर तुम प्रोडक्शन करो, दवाई बनाना शुरू करो। 1 नवंबर को उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया है। अपनी हमने 1 जनवरी से 1 नवंबर तक रिसर्च की है। सर सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट है ना वो फार्मा इंडस्ट्री में ही है। ये इंटरव्यू में सवाल होता है IS 38 किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है? और बच्चे कहते हैं सॉफ्टवेयर। अबे वो IS 2 बन जाता है ना सर? कि किधर यूज होता है? फार्मा। जी इंटेंजिबल कैसे हुआ? कैपिटल नहीं इंटेंजिबल ना, हमने एक फॉर्मूले पे, फॉर्मूला एज एन इंटेंजिबल, हमारा इंटेंजिबल हमने फॉर्मूला बनाया, उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, फिर हमने उसको रुक जाएं, अल्लाह के वली, फूड विल नहीं गुडविल। फूड विल तो तुम्हें हमेशा रहती है, खाने की ख्वाहिश। गुडविल और ब्रांड में क्या फर्क है? रुके जरा, अभी सबर करें, आएगा, अभी आज की क्लास में ही कवर होगा, टेंशन ना लें। शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या करोगे घर पे जाके? हम फर्म में थे तो जब आप फर्म में आखिरी के 6 महीने होते हैं ना, और आपको ये बात पता हो कि आपको फर्म में नहीं रुकना, तो आप डॉन होते हो। कौन होते हो? आप बोलते हो कुछ भी कर ले, आप तो सीनियर मैनेजर से बदतमीजी करोगे। आप बोलोगे तूने 3 साल मेरे साथ किया है ना, 6 महीने में सबका बदला दूंगा। आप मुंह पे मना करते हो। अब मेरा एक दोस्त था, आर्टिकल्स खत्म हो गया आखिरी के 6 महीने, उसने नियत कर ली कि फर्म में तो मुझे रुकना नहीं है। अब मैंने खुद कन्वर्सेशन देखी और थोड़ी उसने भी फिर बताई। मैनेजर उसकी मिन्नत करा, सीनियर मैनेजर, यार ये वाले क्लाइंट पे चले जा, देखिए बहुत अच्छा क्लाइंट है, तेरी CV पे बड़ा नाम आ जाएगा। उसने कहा नहीं चाहिए। बोला देख तू चला जा, ये नाम है, क्योंकि उसने कहा आखिरी के 6 महीने, आखिरी अटेम्प्ट है, पेपर भी पास करना है इन 6 महीने में, और बाकी भी जो है ना हमें जॉब वॉब भी ढूंढनी है, सब कुछ। जैसे मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं ठंड मचाऊँगा आखिरी के 6 महीने, बिल्कुल बेकार। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। अब आप फर्ग्यूसन में, उसमें वो बंदा मुंह पे कह रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा सब कुछ। मैनेजर ने सारी बातें कर ली, सब कुछ कर लिया, बंदा मान के ही नहीं। फिर एंड में वो बंदा था दीनी आदमी, सही है। अब आखिरी तीर चलाया, बोलता है देख तू हैदराबाद से यहाँ पे अकेला रहता है, घर पे जाएगा, शैतान कुछ गुनाह होना तो उससे करवा दे, तो एक काम ये कर, तो क्लाइंट पे चले जाना, क्लाइंट पे देर तक बैठ यार। मतलब आप देखें फर्म में आखिरी के, लेकिन अब आप भी सोचें, खासतौर पे वो लोग जो आउट ऑफ सिटी से कराची में आके रह रहे हैं, आप पढ़ लेंगे, इबादत है आपकी, है ना, तो क्या ऑफ करना, या आप इबादत में जितना टाइम क्लास में गुजार रहे हैं, ये क्या है? अगर आपकी नीयत क्या है कि मैं क्वालिफाई होके इंशाअल्लाह
मैं मुल्क में से सूदी निजाम खत्म करूंगा। अपने आसपास जो मुस्तहिक लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, जो अपनी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनकी मदद करूंगा। तीसरी चीज, क्वालिफाई होके इंशाअल्लाह हज करूंगा। तो आप इंशाअल्लाह देखें कि आपकी जितनी भी जो पढ़ाई है, ये नियत अगर आप कर लें तो इबादत है, और इबादत से तो शैतान ही मना करता है। आ जाएं, चलें सर, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज सर, अभी हम इसके अच्छे सवालात की तरफ आएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देना था क्या। रिसर्च एंड, दुनिया भर में 99% इंटेंजिबल्स बनते हैं, ऐसा ही है सर। अब हमने कहा इसके अलावा भी और तरीके से इंटेंजिबल 1% आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला कौन सा तरीका था? सेपरेट एक्विजिशन, सेपरेट परचेज। आपने बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीद लिया, आपने बना बनाया जब सॉफ्टवेयर खरीदा, कोई भी इंटेंजिबल खरीद लिया, तो आप क्या करेंगे? आए देखें, ये कह रहा है सेपरेट एक्विजिशन। अब इसमें क्या है कि इसको आप कैपिटलाइज करेंगे अगर ये दो बातें पूरी हो गई। जो पहले 1 और 2 वाले पॉइंट है ना, बोला अगर आप सेपरेटली एक इंटेंजिबल खरीद लें तो इसको, अब इसमें तो रिसर्च डेवलपमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। पेज नंबर 2 पे कैपिटलाइज करेंगे अगर प्रोबेबल एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको नजर आए से आ रहे होते, तभी तो आपने खरीदा है। एंड कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट। इसने कहा जब आप खरीदेंगे तो उस वक्त जो आपकी कॉस्ट होगी उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वही कॉस्ट आपकी फेयर वैल्यू होगी, है ना। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्वायर्ड इन, इसके आगे लिख लें कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन अक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन के आगे लिख लेंगे कंसोली। चले सर, हमने कहा, अब सुनिएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहां पर भी साथ होगा और आगे भी चलता रहेगा। स्टैंडर्ड ने कहा 5 तरह के एसेट्स ऐसे हैं जिनको आप अपनी इंडिविजुअल के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी की सब्सिडरी बन जाए, वो आपका पेरेंट बन जाए कंपनी, तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूनिलीवर ये 5 एसेट्स अपनी बुक्स में रिकॉर्ड, लेकिन अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल यूनिलीवर को खरीद ले तो वो रिकॉर्ड कर सकता है कंसोलिडेटेड बुक्स में। वो 5 एसेट कौन से हैं? गुडविल, दूसरा ब्रांड, तीसरा पब्लिशिंग टाइटल, चौथा, यकीन मान मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं, आ जाए, मास्ट हेड्स, लोगो, आखिरी कस्टमर लिस्ट या कस्टमर रिलेशनशिप। अब सुनना, इसने कहा भैया ये 5 तरह के इंटेंजिबल ऐसे हैं तुम अपनी बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते यूनिलीवर, लेकिन अगर तुम्हें पीएनजी खरीदेगा तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको रिकॉर्ड करेगा। सर पहले बात करते हैं गुडविल। व्हाट इज गुड वाली विल? गुडविल क्या होती है? नाम के पैसे। किसके पैसे? नाम के पैसे। आप सब ने आज तैयार किया कि आज हम मिल के कोलाची खरीद लेंगे। आपने कहा कलोचा, आपने कहा चलो भाई पैसे निकालो, आप कोलाची वाले के पास गए। अमीर लोग हैं आप लोग, मज़्यूम करते हैं इंशाल्लाह हो जाएंगे एक दिन हम सब, है ना। अब आपने सोचा यार हम गए कोलाची वाले को, हमने कहा कि भैया कितने में तुम्हारे एसेट्स कितने के, जगह ये सब बताओ। उसने आपको जगह बताई, उसने आपको सारे एसेट्स वगैरह बताया। उसने कहा भैया ये मेरे एसेट्स सपोज करो, उसने कहा 50 करोड़ के हैं। 50 करोड़ के। आपने कहा लो भाई 50 करोड़ दिए, दे दो। वो देगा कभी भी आपको नहीं, देगा भाई 50 करोड़ के तो सिर्फ एसेट्स हैं, मेरा नाम मतलब फ्यूचर का बेनिफिट, फ्यूचर का रेवेन्यू, फ्यूचर का प्रॉफिट, वो सब मिलाकर उसने कहा भैया 150 करोड़ बन गए इसके। सही है।
अब वो जो आपसे 100 करोड़ ऊपर ले रहा है वो क्या है? गुडविल। क्या है? नाम के पैसे। किसके पैसे? अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, हमने कहा स्टैंडर्ड भैया ये क्या बात हुई? अगर हमें कोई खरीदे तो वो हमारे नाम के पैसे रिकॉर्ड कर सकता है, हम जिसका खुद का नाम है वो अपने नाम के पैसे क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकता? कि भाई मेरा नाम है, यूनिलीवर का इतना बड़ा नाम है, बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। तो नाम हमने खुद बनाया तो कोई मसले की बात थोड़ी है। नाम अब तो बन गया ना। स्टेटमेंट हमने बेचा नहीं है ना, अभी बेचने नहीं वगैरह। भाई ये पीएनजी को रिकॉग्नाइज करने दे रहे हो, हमारा नाम हम क्यों नहीं करें? तो भले नहीं किया भाई, नाम तो है। स्टैंडर्ड ने कहा देखो एक मसला है, कंपनी कौन चलाते हैं? इंसान। और इंसान जो है ना उसके साथ एक मसला है, वो खुशफहमी का शिकार होता है। किसका शिकार होता है? खुशफहमी। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, 90% खवातीन को लगता है ये जितनी भी एक्ट्रेसेस वगैरह आती है ना, इनके मुंह पे सर्जरी होती है, महंगा महंगा मेकअप होता है, इसलिए इतनी खूबसूरत लगती हैं। हम पे इतना काम हो जाए तो हम तो इनसे अच्छी हैं। सही है। और 100% मर्दों को होता है कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी तो पैदा नहीं हुआ आज तक। ये क्या होती है सर? खुशफहमी। तो बोला कंपनी भी ये खवातीन और मर्द हजरात ही चला रहे होते हैं, कंपनी को भी खुशफहमी होती है कि हमारा नाम तो बहुत ऊंचा है, तो वो अपनी बुक्स को ओवर स्टेट करने की कोशिश। यूनिलीवर कहेगा हमारी गुडविल है 1000 करोड़ की, पीएनजी कहेगा चल भाई अब जो है हेड एंड शोल्डर ज्यादा चलता है, क्लियर फॉर मैन नहीं चलता, हमारी गुडविल है 1200 की। तो बोला एक तरह से अजीब सी वॉर हो जाएगी। सब्जेक्टिव चीज है, नाम के पैसे कितने हैं सब्जेक्टिव है। अगर कोई तुम्हें खरीद रहा है तो वो तुम्हें तुम्हारे नाम के पैसे देगा, है ना भाई। अगर कोलासी को तुम खरीद रहे हो, तुम उसको 150 करोड़ दे रहे हो, तो 50 करोड़ की चीजों के जो 150 करोड़ दे रहे हो, 100 करोड़ क्या है? गुडविल, नाम के पैसे। बोला अगर कोई तुम्हें खरीद रहा है, वो तुम्हें नाम के पैसे दे रहा है, वहां पर तो तुम गुडविल रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन अपनी बुक्स में सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? कि हमने कहा कि सर हर को अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है ना, किस बेस पे लगाओगे भैया अंदाजा? यूनिलीवर तुम अपनी गुडविल को इतना सारा कह रहे हो, किस बेस पे कह रहे हो? कोई वजह सही है? नहीं। हमने कहा सर कोई वजह नहीं। हमने कहा तो इसीलिए गुडविल को रिकॉग्नाइज अपनी बुक्स में नहीं कर सकते, कंसोलिडेशन में भी कॉपी नहीं करना कर सकते। अब एक दो सर ब्रांड और गुडविल में क्या फर्क है? सर देखें, गुडविल होती है पूरी कंपनी की, ब्रांड होता है कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट। गुडविल पूरा यूनिलीवर, ब्रांड है लक्स। लक्स अकेला भी बिक सकता है। अब सुनना, यूनिलीवर के पास एक दो चीजें तुम लोग घर पे, अब तो शायद पता नहीं है नहीं है, घर पे अगर घरों पे पड़ा हुआ वो ग्लूकोज डी, ग्लूकोज डी के डब्बे पे देखना यूनिलीवर लिखा हुआ है। सही है। अब पता नहीं शायद किसी को उन्होंने बेच दिया, वरना ग्लूकोज डी ओरिजिनली जीएसके का था, यूनिलीवर ने उनसे खरीद लिया। सर लाइफ बॉय और हार्पिक किसी मल्टीनेशनल के थे, यूनिलीवर ने उनको और रैकेट बेनगिजर ने जो हार्पिक को खरीदा था, पहले खरीद लिया था और लाइफ बॉय की किस्मत बदल गई। पहले पता नहीं, तुम लोग तो इतने छोटे हो, पता नहीं होगा ना सर, लाइफ बॉय पहले आता था गंदा सा। सही है। वो जो नाई की दुकानें होती थी ना, कभी आपका ट्रैवल हो, कभी इज्तिमा में जाओ, कभी इधर, तो आपको बनता था कि यार छोटे छोटे इलाकों में। अब लाइफ बॉय ने लक्स को बीट कर दिया है। जब तक मैं यूनिलीवर में था 2016-17 तक, लक्स की सेल से ज्यादा किसकी सेल्स थी? और अब कोरोना में तो डेफिनेटली उसकी सेल्स ज्यादा होगी। तो सर वो ब्रांड यूनिलीवर ने खरीदे। अब सर जिस कंपनी के वो ब्रांड थे ना, वो अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज, यूनिलीवर आज अपनी बुक्स में लक्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, लेकिन अगर लक्स को उसने पीएनजी ने, रैकेट ने खरीद लिया तो वो रिकॉग्नाइज, वो कहेंगे हमने इस ब्रांड के कितने पैसे दिए, हम तो निकाल सकते हैं ना। सर पब्लिशिंग टाइटल्स ये क्या होते हैं? सर आईकेप के पास आप इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएंगे, अभी तो शायद नहीं आता होगा, जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई होंगे, इंशाल्लाह कह दो, तो आपसे लिए जाएंगे साल के 20,000 रुपए। और अगर आप प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं जैसे मैं हूं, तो आपसे 20,000 और लिए जाएंगे। टोटल कितने लिए जाएंगे?
और जो 20,000 लिए जाएंगे हर मेंबर से, उसके बदले में आईकेप कहता है हम आपको साल में 1 दफा डिनर कराएंगे, सही है, और 4 हर क्वार्टर में एक मैगजीन भेजेंगे जिसका नाम है द अकाउंटेंट, बस, सही है। मतलब ये होगा साल में डिनर और एक मैगजीन, साल में 4 दफा द अकाउंटेंट नामी जो मैगजीन है ये आईकेप का मैगजीन है। इसको ब्रांड पब्लिशिंग टाइटल इसका किसके नाम पर है? आईकेप। आईकेप ही द अकाउंटेंट निकाल सकता है आईकेप के अलावा, लेकिन अभी जो पब्लिशिंग टाइटल है द अकाउंटेंट, जैसे उसका आता है डॉन का यंग वर्ल्ड, है ना, ये सब चीजें अब डॉन, तो बोला यार ये जो यंग वर्ल्ड है, द अकाउंटेंट है, इनको आईकेप या डॉन अपनी बुक्स में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? स्टैंडर्ड ने वही कहा यार सब्जेक्टिव, का नाम कितना बड़ा हो, द अकाउंटेंट की क्या वैल्यू हो, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, हर बंदा अलग अलग वैल्यू निकाल सकता है। इसी तरीके से आईएएस ने वर्ड यूज किया मास्ट हेड्स, आम अल्फाज में हम इसको क्या कहते हैं? लोगो। जियो न्यूज का जीम है ना सर। अब जो ये जियो न्यूज का जीम है, इसके एक होता है कॉपीराइट, कि हमारे अलावा कोई और इस लोगो को यूज, वो मिलता है 8 साल का 10 साल का। जियो न्यूज उसको तो कैपिटलाइज कर सकता है, लेकिन इस लोगो को कैपिटलाइज सिर्फ बोलना है जीम को हम कैपिटलाइज करेंगे अपने लोगो को, स्टैंडर्ड ने कहा इजाजत नहीं है। आखिरी चीज क्या है? ये बड़ा टेक्निकल एरिया है, सुनना। सर कस्टमर लिस्ट क्या चीज होती है? सुनना मेरा बच्चा, या कस्टमर रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब हमने कहा सर यूनिलीवर ने कहा यार देखो हमारी एक कस्टमर बेस है, और वाकई में यूनिलीवर की आपको पता है पीएनजी बोलते हैं, मुझे झंझट में ही नहीं पड़ना। पीएनजी का पाकिस्तान यूएई में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका नाम है अबू दाऊद। अबू दाऊद क्या करता है? पीएनजी कहता है भाई हम, अबू दाऊद तू हमें पैसे दे एडवांस में, हम तुझे अपना माल देंगे बना के, तू ही हमारा एक कस्टमर है, आगे तुझे इम्तियाज में बेचना हो, नाहिद में बेचना हो, कहीं भी बेचना हो, आम दुकानों में बेचना है, तेरा हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है। अब कंपनीज ने फरमाइश की कि यार इतना बड़ा कस्टमर जो कि आपको एडवांस में पैसे दे रहा है, सारी डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी अपने सर ले रहा है, तो ये भी एक तरह से कंपनी का एसेट है, कस्टमर लिस्ट, कस्टमर रिलेशनशिप। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, और कंपनीज ने कहा इसको भी हम इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, ये कस्टमर कभी हमें नहीं छोड़ सकता, हमारे बगैर इसका गुजारा ही नहीं है। और ये कस्टमर भी एक कंपनी, अबू दाऊद पाकिस्तान में ऐसा कंपनी रजिस्टर्ड है, तो इंसान तो नहीं है कि मर जाए। स्टैंडर्ड होगा कि हमें इस कस्टमर के साथ जो हमारा ताल्लुक है इससे हमें फ्यूचर बेनिफिट भी मिलेंगे, रिकॉग्नाइज करने दो। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, सब्जेक्टिविटी। तुम कहोगे तुम्हारा कस्टमर है अबू दाऊद, यूनिलीवर कहेगा हमारा कस्टमर है प्रीमियर एजेंसी, मतलब वही बात, सब्जेक्टिविटी रिकॉग्नाइज करना, मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बोला ये 5 जो है इंटरनली जनरेटेड कैन नेवर बी कैपिटलाइज, इनके साथ लिखो, अब लिखना शुरू करो। इंटरनली जनरेटेड कैन नेवर बी कैपिटलाइज्ड, but can be capitalized in business combination। इंटरनली जनरेटेड कैपिटलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो कैपिटलाइज। पाकिस्तान में लास्ट बड़ा एक्विजिशन किसका हुआ है? जैज और वारिद, फिर उबर करीम, सही है। ये हमने कहा पाकिस्तान में लास्ट बड़े। अब जब जैज ने वारिद को खरीदा ना, तो वारिद की गुडविल भी रिकॉग्नाइज की, उसका कोई छोटा मोटा ब्रांड होगा, वैसे कोई सच ब्रांड नहीं है। और अगर इनमें से भी कोई चीज वारिद का लोगो होगा, उसको भी अगर अपने पास चाहता तो रखता, तो कैपिटलाइज कर सकता था।
उसकी कस्टमर लिस्ट को कैपिटलाइज किया होगा। तो हमने कहा आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो कर सकते हो, इंटरनली जनरेटेड में नहीं कर सकते। क्या हम क्लियर हैं? तो हमने कहा सर यहां तक अगर हम क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आए सर, आ जाएं, कोई ऑफ नहीं। समझ तुम लोग कब बड़े होगे मेरा बच्चा? आए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं ना। कितने लोगों को लगता है कि पहले सीए आसान था? हाँ भाई बताइए, कितने लोगों का पहले सीए आसान था? आए अभी देखते हैं, अभी पता चलेगा। पेज नंबर 7 पे आ जाए। ये बहुत पुरानी बुक से मिल भी नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने एक सवाल ढूंढा। क्वेश्चन नंबर L5, थोड़ी सी मेहनत करें नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर L5 पेज नंबर 7, 10 नंबर का सवाल है। देखो एक बात याद रखना, कभी भी पुराने सवालों को, 2002 का सवाल है, कि मार्क्स नहीं देखना, नहीं तो तुम्हारा पुराने सीएस पे ईमान उड़ जाएगा। सही है? तो लेकिन उस जमाने में ये सवाल आया, कितने मार्क्स का? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर L5 पेज नंबर 7। रिक्वायरमेंट क्या है? You are required to assist finance manager on the accounting treatment of each of, keeping in view of requirements of IAS Spring 2002। ये उस जमाने से देखो सिलेबस अपने आपके कोर्स में 10 मार्क्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ होटल CVU approved ad marking of a huge fund specifically for carrying out research and development activities aimed at expanding the customer base of the hotel. At the time of finalization of the annual accounts of the company, finance manager of the company has approached you with the following problems। अपने मसाइल जिक्र करने आपसे आया है। A, expenditure on applied research during the year amounted to rupees 1 which is the first annual installment of the cost of the applied research on a specified project। कैपिटलाइज करोगे? 2.5 मार्क्स थे इसके। कितने मार्क्स थे? आप लिखेंगे कि अप्लाइड लिखें, इसका आंसर लिखें, मैं लिखना भी सिखा रहा हूं। ए, as per IAS 38, as per IAS 38, as per IAS 38, expenditure on applied research, expenditure on applied research can be capitalized, hence rupees 1.2 million, hence rupees 1.2 million will be capitalized as intangible asset, hence rupees 1.2 million will be capitalized as intangible asset। अलीशा और सालिहा और मुबश्शिर, आई होप आप लोगों के सवालात क्लियर हो चुके होंगे। तो ये सर चैट में लिख दिया करें सवाल, क्योंकि चैट में मॉनिटर खुला हुआ होता है मेरे सामने। सही सर, तो हमने क्या लिखा? एज पर IAS 38, एक्सपेंडिचर ऑन अप्लाइड रिसर्च कैन बी कैपिटलाइज्ड, हेंस रुपीस 1.2 मिलियन विल बी कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। जी सही है, हम इंटेंजिबल CWIP बात एक ही है। सही है, CWIP कहते हैं, इंटेंजिबल कहते हैं, बात एक ही है। आए अगली चीज, कंट्रीब्यूशन टू अ रिसर्च फाउंडेशन अमाउंटेड टू रुपीस 2 lakh। Contribution was for pure research related to, कितने मार्क्स थे? 2.5 मार्क्स थे। क्या लिखोगे इसका आंसर? लिख लोगे खुद?
लिखें, लिख दें, since the expenditure is for research purpose, since the expenditure is for research purpose, hence it will be expensed out, hence it will be expensed out। भाई एक्सपेंडिचर किस पर्पस के लिए था? रिसर्च पर्पस, तो आप इसको कर देंगे। अगली चीज सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर related to a patent granted for the manufacture and sale of a product amounted to ₹5 lakh। कैपिटलाइज, थोड़ी सी देखो पुराने सवाल आते हैं, मुश्किल पेपर थे, वेग बातें करता है ये। थोड़ी सी बातें क्या होती हैं? वेग होती हैं। हमने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहा है, फिर पेटेंट वगैरह, तो हमने कहा क्लियर लिख दे कि पेटेंट का था, तो हम अजम्पशन की बेस पे आंसर लिखते हैं, सही है, और इसको लिखेंगे कैपिटलाइज। लिखें, इट इज assumed that cost incurred was for the purpose of patent, hence it is assumed that cost incurred was for the purpose of patent, hence it will be capitalized, hence it will be capitalized in accordance with IS 38। अब अगला जो पॉइंट है ना, वो सबसे खतरनाक है। अगला पॉइंट सबसे खतरनाक है। कह रहा है कॉस्ट इन द एक्विजिशन, कॉस्ट इन द एक्विजिशन of specialized knowledge relating to a specified process amounting to ₹80,000। अब अगर आप इस चीज को एक दफा वापस पढ़ेंगे, अगर आप इस चीज को एक दफा वापस पढ़ेंगे, तो एक दफा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये ट्रेनिंग की बात कर रहा है, और दूसरी दफा पढ़ेंगे आप लोग अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहे हैं। ये खूबसूरती देख रहे हो उस जमाने के एग्जामिनर की? क्या आपको लगेगा कि ये ट्रेनिंग की भी बात कर रहा है, दूसरी तरफ क्या लगेगा? अप्लाइड रिसर्च की भी बात कर रहा है। अब मुझे बताएं, अगर ये अप्लाइड रिसर्च कहें तो कैपिटलाइज होगा, और अगर ट्रेनिंग कहें तो? ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती। किसने बोला? मैंने ही बोला था FR 1 में। क्यों नहीं होती? अच्छा आप रीजन बताओ। हमने कहा ट्रेनिंग कॉस्ट जो होती है वो एम्प्लॉय के ऊपर होती है, और एम्प्लॉय जो है इंसान है, वो एसिड की डेफिनेशन मीट नहीं करती है। एसिड के अंदर कितनी बातें होती हैं? पहली बात होती है कि आपने उसके ऊपर आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। दूसरी बात कंट्रोल हो। एसिड के अंदर कितनी बातें होती हैं? 2 बातें। पहली बात फ्यूचर बेनिफिट, दूसरी बात कंट्रोल। ऐसा ही है सर? मुझे बताएं इंसान के ऊपर किसका कंट्रोल है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जिसको सिर्फ आप यूज कर सके, आपके अलावा आपकी इजाजत के बगैर कोई और यूज ना कर सके, है ना सर? इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल। क्या तुम्हारे मोबाइल पे तुम्हारा कंट्रोल है? कितने लोगों को लगता है हाँ सर है? कितने लोगों को लगता है नहीं है? सही है। कितने लोगों के फेसबुक अकाउंट पे उनका कंट्रोल है? कंट्रोल है, या मजबूरी में किसी को पासवर्ड देना पड़ा है? आ जाए सर। तो हमने कहा कि सर अब ये जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग ये एसिड की डेफिनेशन मीट नहीं करती। क्यों? कंट्रोल। इंसान के ऊपर किसका कंट्रोल है? मैंने कहा ना आप लोग इंशाल्लाह भी क्वालिफाई होंगे और आपको जाना होगा US, लेकिन आप बहुत स्मार्ट होंगे। आप बोलेंगे अभी वीजा आता है, US में जॉब पे हो जाए ना, वीजा आने में 4-5 महीने लग जाते हैं।
हमने कहा 4-5 महीने भी फ्री में क्यों बैठा हूँ, कुछ कमाई लेता हूँ। आप फर्म को बोलेंगे मुझे रख लो, मैं आपको काम करके दूंगा, फर्म का ही बनाओ। फर्म बोलेगी रख लेते हैं, 1 लाख रुपए देंगे। आप बोलेंगे गाड़ी भी दो, फर्म बोलेगी गाड़ी तब देंगे जब तो हमें कमिटमेंट देगा कि तू 1 साल तक नहीं भागेगा। आप बोलेंगे कसम से नहीं भागूंगा, लिख कर देंगे मैं नहीं भागूंगा। पीछे पूरी सेटिंग हो चुकी है और आप तीसरे महीने में जब वीजा आ चुका होगा, फर्म को बोलेंगे रिजाइन। फर्म बोलेगी तुझे गाड़ी इसलिए दी थी, तूने वादा किया था, मतलब अब तो मैं जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। और ये वाकई में लोग कहते हैं, फर्म को बोलते हैं भाई मतलब व्हाट इज फैक्ट है, अच्छे अल्फाजों में कह रहा हूँ कि जो करना है कर लो, अब तो मैं। और लोग चले जाते हैं। तो इंसान तो लिखी हुई बात पे उसका कंट्रोल नहीं होता भाई। फर्म बॉन्ड साइन कराती है कि तुम जा, लीगल केस करेंगे, बोलता है करो, बोलता है करो, तुम जब तक तुम्हारा लीगल केस चलेगा, यहाँ की अदालत मुझे बताए तब तक मैं भाग चुका हूँ, सही है। तो ये फैक्ट है, इंसान के ऊपर किसी का कंट्रोल है नहीं। आप उसको बाउंड, आपने कहा चलो भाई लीगल, आपने अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करा दी, महंगी तरीन ट्रेनिंग करा दी, और आपने कहा कि भैया एग्रीमेंट भी कर ले, अगर तू भागा तो तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बंदा मर गया। अब अगर बंदा मर गया तो आप उससे फ्यूचर बेनिफिट ले सकते हो। तो बोला इंसान के केस में तो मसाइल और ट्रेनिंग किसको मिलती है, इंसान को। तो उसको कैपिटलाइज, आखिरी पॉइंट को फिर ऑफ करते हैं। इसको हम ट्रेनिंग की मद में करेंगे क्योंकि पार्ट ए क्या लिया जा चुका है, अप्लाइड रिसर्च हम ऑलरेडी पार्ट ए में कर चुके हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं एग्जामिनर उस जमाने का इतना भी गधा नहीं होगा कि ए और डी रिपीट कर दे। तो हम अज्यूम करें ट्रेनिंग की बात कर रहा है। लिखोगे इट इज अज्यूम्ड, जहां जहां पेपर में क्लियर नहीं होगे ना, अजम्पशन का वर्ड यूज करोगे। इट इज अज्यूम्ड दैट स्पेसिफाइड नॉलेज इज बीइंग referred as training cost here. It is assumed that specified knowledge is being referred as training cost here. Hence, it is assumed that specified knowledge is being referred as training cost here. Hence, in accordance with IS 38, training cost will always be expensed out. Hence, in according with IS 38, training cost will always be expensed out. चलें सर, अब नमाज का भी टाइम हो रहा है, जल्दी से हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, आप लोग बैक पैक करें। और हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने कहा सर जो इंटेंजिबल है ये आया क्यों, क्योंकि IS 16 PP था, उसके अलावा इसको इसने कहा सारे इंटेंजिबल आएंगे, कुछ को निकाल देना जिसमें डेफर्ड टैक्स एसेट है, लीज रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, तुम जो बना के सॉफ्टवेयर बेच रहे हो उसको भी निकाल देना। फिर हम आगे बढ़े, अगली चीज क्या पढ़ी हमने कहा कि डेफिनेशन के अंदर 3 चीजें, आइडेंटिफाइएबल, अलग कर सकते हो हार्डवेयर से, अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से अलग नहीं हो सकता तो वो किसका हिस्सा है, हार्डवेयर का। ये लिख लेना, मैं बताना भूल गया था, ये चीज अभी तक टेस्ट नहीं हुई, इसको लिख लेना, कहीं ना कहीं वो टेस्ट कर सकता है। फिर हम आगे बढ़े, कल मुझे याद दिलाना, मैं लिखवा दूंगा। फिर हम आगे बढ़े, हमने पढ़ा नॉन मॉनिटरी कैश के अलावा बेनिफिट ले सकते हो, तीसरी चीज विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। फिर आगे बढ़े, हमने कहा इंटेंजिबल को 5 तरीकों से ले सकते हो, उसमें से 3 तरीके पढ़े। पहला होता है इंटरनली जनरेटेड, खुद बना रहे हो, उसके 2 फेजेस, रिसर्च और रिसर्च फेज, ऑल्टरनेटिव्स को टेस्ट कर रहे हो, कॉस्ट क्या होगी। एक तरह की रिसर्च कैपिटलाइज होती है, अप्लाई डेवलपमेंट फेज, कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे अगर क्राइटेरिया के कितने पॉइंट्स हैं, 6। कितने पॉइंट है, टेक्निकल फीजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट हो, एबिलिटी टू यूज और सेल हो, टेक्निकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, फ्यूचर बेनिफिट मिले, कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हो। फिर हमने कहा सेपरेटली एक्वायर्ड करोगे, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कॉस्ट पे। 5 तरह के इंटेंजिबल ऐसे, इंटरनली जनरेटेड कभी भी रिकॉर्ड, एक्सटर्नली परचेज को रिकॉर्ड, गुडविल, ब्रांड, पब्लिशिंग टाइटल, मास्टर्स, कस्टमर, सब्जेक्टिव में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी और ने खरीदा है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कल की क्लास नहीं, परसों की क्लास में मिलेंगे, आगे बढ़ाएंगे कहानी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।